नमस्कार मित्रों। लोग आज राजनीतिक सिद्धांत के बारे में आगे बात करेंगे। मैंने अब तक आपको ये बताया था कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या होता है और उसकी प्रकृति क्या है। आज उससे आगे बात करते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के मुद्दे क्या हैं मुख्य। और राजनीतिक सिद्धांत इसके चारों तरफ सिद्धांत का निर्माण होता है और उसके पश्चात हम देखेंगे कि उसकी उपयोगिता क्या है। ये जो पूरा चैप्टर है आपका ये समाप्त हो जाएगा। राजनीतिक सिद्धांत के मुद्दे क्या है। जब हम मुद्दों की बात करते हैं यानी राजनीतिक सिद्धांत किसके चारों तरफ निर्मित होता है, इसको हम लगभग अगर पूरे इतिहास देखें राजनीतिक सिद्धांत का तो इसको चार भागों में विभक्त करते हैं। सबसे पहला है शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत। क्लासिकल यानी जिसको अगर हम देखें तो आरंभ से यानी लगभग 600 BC से 1600 या 1648 अगर हम करें तो 1648 इतने वर्षों तक राजनीतिक सिद्धांत किन मुद्दों को महत्वपूर्ण मानता था। ये जो इतिहास है ये इतिहास लीनियर इतिहास नहीं है, यानी एक जैसा नहीं है। अगर हम इसको भी विभाजित करें तो हम देखेंगे कि शुरुआत के वर्षों में राजनीतिक सिद्धांत बहुत ही परिपक्व था, निर्मित हुआ था, नया था और उसमें कुछ ऐसे सैद्धांतिक बातें कही गई थी, सैद्धांतिक परिणाम बताए गए थे जिनको आज भी हम महत्वपूर्ण मानते हैं और जिसके बारे में हम बहस करते हैं। बीच का पीरियड जो है जिसे मध्यकाल या डार्क एज यूरोप कहा जाता है, उस समय में राजनीतिक सिद्धांत इतना परिपक्व नहीं रहा था, बिखर गया था या नहीं हो रहा था। ये इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, यानी टोटली एंशियंट जो पूर्णतः शास्त्रीय था, हम कह सकते हैं यूनानी नगर राज्य। यूनानी और रोमन ये दो जो आरंभिक सभ्यताएं थी जिनमें जो राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण हुआ था, जिसके विचारक थे प्लेटो, अरस्तु, सिसरो, सेनेका, पॉलीबियस वगैरह, इन्होंने एक अलग प्रकार के विचार सिद्धांत दिए थे। रोमन एम्पायर जब कमज़ोर पड़ा और उसके पश्चात जो धर्म सामने आया क्रिश्चियनिटी का, और उस क्रिश्चियनिटी ने जो आधुनिक काल आने से पहले तक का वर्चस्व रहा वो कहते हैं कि जो है डार्क एज में ज़्यादा राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण नहीं हुआ। उसमें ईश्वर के बारे में ज़्यादा बातें की गई, राज्य की को कम करने का प्रयास किया गया और सिद्धांत जो कुछ भी दिए गए वो ईश्वर के चारों तरफ देखने की बात की गई। इसलिए जब हम शास्त्रीय क्लासिकल बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य मूल रूप से यूनानी और थोड़ा सा रोमन होता है। इस समय में मुख्य मुद्दा क्या था, किस बात को लेकर सिद्धांत का निर्माण किया जा रहा था। इसमें मुख्य मुद्दा था नैतिक। नैतिकता का अर्थ होता है, पहले भी हम बात कर चुके हैं, अच्छे और बुरे में अंतर करना। एथिक्स या नैतिकता, अच्छे और बुरे में अंतर किया गया और अच्छा कैसे प्राप्त हो उसके बारे में सलाह दी गई। तो पहले तो अच्छे और बुरे में अंतर करो, फिर अच्छे को परिभाषित करो, फिर अच्छा प्राप्त कैसे हो इसके बारे में चिंतन करो। ये राजनीतिक चिंतन ध्यान था सबका, शास्त्रीय युग का। इस समय ये सोचा जा रहा था कि एक आदर्श राज्य जो कि पूर्णतया नैतिक होगा,
तो आदर्श का अर्थ नैतिकता ही माना जा रहा था उस समय। तो एक नैतिक राज्य की क्या विशेषताएं होती है, वो दूसरे राज्यों से कैसे अलग होता है और उसको प्राप्त कैसे किया जा सकता है। आरंभिक वर्षों में यूनान के समय की हम बात करें तो नैतिक राज्य को प्राप्त करना या नैतिक व्यक्ति को प्राप्त करना समान है। व्यक्ति भी नैतिक हो, आदर्श व्यक्ति कैसा होता है उसके बारे में भी बात की जाए। तो पहला मुद्दा या एकमात्र मुद्दा जो राजनीतिक सिद्धांत के शास्त्रीय काल में था वो था नैतिकता से संबंधित, आदर्श से संबंधित कि राज्य या समाज अच्छा कैसे बने, नैतिक कैसे बने, व्यक्ति नैतिक कैसे बने, कि क्या विशेषताएं होती उस नैतिक समाज की। जैसा प्लेटो ने बहुत अच्छे प्रकार से बताया था, अरस्तु अलग प्रकार से बताता है, सिसरो वगैरह जो रोमन जो विचारक हैं वो अलग प्रकार से बताते हैं। लेकिन ये सब का मूल मुद्दा ये था कि समाज को नैतिकता की पराकाष्ठा तक कैसे ले जाया जाए, क्योंकि नैतिक पराभव होने से समाज का पतन होता है। ये पहला फेज है जिसे हम कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का मुद्दा क्या था। दूसरा फेज आरंभ होता है राष्ट्रीय दूसरा राजनीतिक सिद्धांत का चरण आरंभ होता है जब राष्ट्रीय राज्य का जन्म होता है। अब राष्ट्रीय राज्य का जन्म कब होता है ये तो बड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 1648 में वेस्टफेलियन जो संधि हुई थी उसमें पहली बार राज्यों का वो स्वरूप सामने आया जिसे आज हम राज्य कहते हैं। लेकिन तब तक राज्य पूर्ण रूप से राष्ट्रीय राज्य नहीं बन पाए थे। लेकिन फिर भी राष्ट्रीय राज्य की हम बात करें, राष्ट्र की बात करें अगर हम, तो अलग अलग शब्द हैं। तो राष्ट्र किसे कहते हैं, राज्य किसे कहते हैं, कहाँ इनका प्रादुर्भाव हुआ। राज्य शब्द का प्रयोग तो हम देखते हैं कि प्लेटो अरस्तु के समय से ही हो रहा है, जब ग्रीक सिटी स्टेट को नगर राज्य कहा गया था, राष्ट्र नहीं कहा गया था, नगर राज्य। तो राज्य शब्द का प्रयोग तो बहुत पहले से हो रहा है, लेकिन उसका जो परिभाषा है वो बहुत बाद में बनती है, जिसे 20वीं शताब्दी तक आते आते राज्य की परिभाषा सामने आती है। राष्ट्र क्या होता है और राष्ट्र से राज्य कैसे बनता है। राष्ट्र के जो परिभाषा है पर सब लोग सहमत नहीं है, जैसा कि राजनीति विज्ञान के किसी भी तत्व पर सब लोग सहमत नहीं होते हैं। लेकिन मोटे रूप में कह सकते हैं राष्ट्र एक समुदाय की वो राजनीतिक भावना है जो ये बताती है कि अगर वो सब एक साथ रहेंगे, एक साथ निर्णय लेंगे, तो उनके विकास की संभावना सबसे अधिक है। और ये भावना उत्पन्न कैसे होती है, ये बहुत से तत्वों से मिलकर उत्पन्न होती है, चाहे वो धर्म हो, चाहे जगह हो, टेरिटरी हो, चाहे भाषा हो, चाहे एथनिसिटी हो, या कोई और कारण हो, कल्चर हो, कारण कुछ भी हो सकता है। लेकिन उन सब का ये मानना है अचेतन रूप से कि अगर वो सब साथ रहते हैं, पॉलिटिकल कम्युनिटी बनी रहती है, तो उन सब का भला होना संभव है, इसलिए वो एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। इस भावना पर आधारित राज्य का निर्माण 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी के बाद में होता है, क्योंकि ये भावना होती है, इसको सबसे पहले इंगित किया था मैकियावेली ने। मैकियावेली ने 16वीं शताब्दी में सबसे पहले इंगित किया कि ये ऐसी एक भावना होती है राष्ट्र की, जो इटली के संदर्भ में उसने किया था। उसके बाद में धीरे धीरे ये इसका कह सकते हैं कॉन्सेप्चुलाइजेशन होना आरंभ हुआ कि एक राष्ट्र होता है जिसकी भावना इस प्रकार की होती है, और धीरे धीरे ये राज्य में कन्वर्ट होता है 17वीं शताब्दी में। लेकिन इसका जो मैनिफेस्टेशन है, राष्ट्रीय राज्य शब्द जो
उसको हम आज समझते हैं, वो और उसके जो परिणाम हैं वो 19वीं शताब्दी तक आते आते सामने आते। यानी राष्ट्रीय राज्य की बात करें तो 19वीं शताब्दी में यह अवधारणा पूर्ण रूपेण अपना स्थान ग्रहण करती है राजनीति विज्ञान। अब ये होती क्या है राष्ट्र, ये राष्ट्रीय राज्य कैसे बनता है, इसकी कई प्रकार की अवधारणाएं हैं, कई प्रकार के तर्क हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि पहले राज्य आता है, फिर राज्य कुछ नियम बनाता है, एकीकृत करता है उस राज्य के नागरिकों को, तो उससे धीरे धीरे राष्ट्र का निर्माण होता है। कई लोग मानते हैं कि राष्ट्र पहले आता है, नेशनलिटीज़ पहले से है, अलग अलग ट्राइब्स जैसे थे, ये अलग नेशनलिटी थी, अलग उनकी अवधारणाएं थी, अलग भावनाएं थी, वो अलग प्रकार की थी। फिर धीरे धीरे वो युद्ध होते हैं और दूसरे कारण होते हैं, उसमें कई राष्ट्रीयता आपस में जुड़ती है, बिखरती है, नई राष्ट्रीयता बनती है, नए प्रजातियाँ बनती है, वो धीरे 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 मिलकर एक राज्य का निर्माण करते हैं। दो तो ये अलग अलग है, पहले राज्य आता है और वो अपने अंदर अधीन जितने भी नागरिक हैं या लोग हैं उन सबको जोड़कर एक राष्ट्र का निर्माण करता है, और पहले राष्ट्र बने हुए होते हैं और वो राज्य का निर्माण करते हैं। अब इसमें ये जो धारणा है मुख्य रूप से चूंकि पश्चिमी धारणा है, इसलिए इसमें ये माना जाता है कि एक राष्ट्र राज्य के अंतर्गत ही जीवित रह सकता है, चाहे बना कैसे ही हो, लेकिन राष्ट्र राज्य के अलग जीवित नहीं रह सकता। अगर राष्ट्र बन गया है तो वो राज्य बनने को तत्पर होगा, और राज्य बनेगा तभी वो सर्वाइव कर सकता है। राज्य के बिना राष्ट्र सर्वाइव नहीं कर सकता, ये धारणा है पश्चिमी, जिसको हम काम में लेते हैं। लेकिन पूर्वी धारणा, भारत की धारणा जैसे है, वो इसको स्वीकार नहीं करती। वो मानती है कि राष्ट्र तो हमेशा बने रहते हैं, कि जीवन यात्रा बहुत लंबी है, राज्य बाद में बनते हैं और राज्य बिखरते बनते रहते हैं, लेकिन राष्ट्र बना रहता है। दूसरी बात, एक राष्ट्र में कई राज्य हो सकते हैं, क्योंकि राज्य एक राजनीतिक अवधारणा है। जैसे राज्य को हम जानते हैं कि एक संस्था होती है, उसकी कुछ विशेषताएं होती है, तो संस्थाएं परिवर्तित होती रहती है, संस्थाओं की संख्या भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन राष्ट्र एक भावना होती है। तो राष्ट्र तो एक भावना है, चेतना है, और राष्ट्र, और राज्य जो है वो संस्था है। तो ये चेतना का तो इतिहास बहुत लंबा है और संस्था का इतिहास बहुत छोटा है। इसलिए इस तरह की धारणा को अगर हम मानते हैं तो हम कहते हैं ये राष्ट्र की सांस्कृतिक धारणा है। कल्चरल नोशन ऑफ नेशन, राष्ट्र की सांस्कृतिक धारणा है, राजनीतिक धारणा नहीं है। इसलिए राष्ट्र को माना जाता है एक संस्कृति। हमारी संस्कृति है राष्ट्र कब से, हम वेदों के समय से हम देखें, वेदों में राष्ट्र का उल्लेख किया गया है, तो वो तब से चल रहा है। और राज्य जो है वो भारत बढ़ता बिगड़ता रहता है, कभी उनकी सीमाएं अफगानिस्तान तक थी, कभी वो पाकिस्तान तक रह गई, पाकिस्तान से भी इधर हम टुकड़े हो गए तो पाकिस्तान से भी कम हो गया भारत, हिस्सा दूसरी तरफ चला गया। तो ये राज्य जो है ये तो इसकी सीमाएं परिवर्तित होती रहती है, लेकिन राष्ट्र एक ही है। अफगानिस्तान से लेकर के आप बर्मा के आगे तक चले जाएं, वो सब राष्ट्र एक, क्योंकि सबकी इनकी संस्कृति एक है। मूल रूप से राष्ट्र सांस्कृतिक है और राज्य जो है वो राजनीतिक। ये भारतीय धारणा है। पश्चिम में माना जाता है कि राष्ट्र अगर राज्य में परिणित नहीं होता, यानी नेशन अगर नेशन स्टेट नहीं बनता, नेशन एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए स्टेट ज़्यादा महत्वपूर्ण है नेशन से। लेकिन आज भी ऐसा नहीं है कि 19वीं शताब्दी के बाद में सभी राज्य राष्ट्रीय राज्य बन चुके हैं, ऐसा नहीं है। अभी भी कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जैसे हमने अभी सबसे लेटेस्ट हमने देखा था कि 1971 में पाकिस्तान, जो पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान था, वो दो टुकड़ों में बट गया। एक की संस्कृति बंगला थी, एक की संस्कृति पंजाबी थी मूल रूप से। तो बांग्ला नेशनलिज्म के कारण से बांग्लादेश अलग बन गया। तो राष्ट्र अलग था और वो राज्य, उसने बहुत दिनों तक वो एक कृत्रिम राज्य में नहीं रह सकता था, इसलिए उस राष्ट्र ने एक राज्य बना लिया और वो बांग्ला राज्य बन गया, बांग्लादेश। ऐसे राज्य अभी भी हैं जिनमें कई राष्ट्र
भी मौजूद है और वो राष्ट्र के रूप में। एक बहुत अच्छा उदाहरण है पश्चिम का, वो है बेल्जियम का। बेल्जियम का नक्शा आप देखिए कैसे है। इस साइड है नॉर्थ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ठीक है। बेल्जियम जो है इसके नॉर्थ में है नीदरलैंड, इसके ईस्ट साउथ में है जर्मनी, इसके साउथ वेस्ट में है फ्रांस, ठीक है। ये 3 देश हैं, इसकी सीमाएं इससे है, जिसके बीच में ये एक बफर स्टेट की तरह क्रिएट हुआ था। ये पहले नीदरलैंड का हिस्सा था। नीदरलैंड एक बड़ा राज्य था। 1830 में ये बेल्जियम इससे अलग हुआ और प्रथम विश्व युद्ध में का काम क्या था, जब युद्ध हो रहे थे फ्रांस और जर्मनी के बीच में युद्ध होते थे, इधर जो है वो ब्रिटेन है, ऊपर में पानी है, समुद्र है, तो इधर ब्रिटेन है, जर्मन है, फ्रांस है, 3 बड़े राज्य हैं और इधर है नीदरलैंड। तो ये बेल्जियम का छोटा सा राज्य है। इसका जन्म हुआ था कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में बफर स्टेट है, युद्ध होते बीच में ये न्यूट्रल स्टेट के रूप में सामने आता है। इसके पास इधर ही जो है स्विट्जरलैंड है, ठीक है। तो अब आप देखिए इसमें क्या समस्या है। ये आज भी है बड़ा अच्छा राज्य है, राष्ट्र राज्य है, बहुत ही विकसित राज्य है, लेकिन इसमें ये जो हिस्सा है इधर वाला, इसमें तो जर्मन भाषा बोलते हैं क्योंकि जर्मन के ऑक्यूपेशन में रहा था बहुत बड़ा, तो ये तो जर्मन भाषी है। इधर वाले जो है ये फ्रेंच भाषी है, स्विस हैं थोड़े से, इधर वाले जो है वो डच बोलते हैं। तो 3 क्लियर कट डिवीज़न है बेल्जियम में, 3 नेशनलिटीज़ हैं, उनकी संस्कृति अलग अलग है। एक की तो फ्रेंच संस्कृति है, एक की जर्मन संस्कृति है, एक की डच संस्कृति है। भाषाएं अलग है, खान पान अलग है, सब तरह की चीज़ें, बहुत सी चीज़ अलग है। आप एक शहर से दूसरे शहर में जाओगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा आप दूसरे देश में आ गए हो, ऐसा लगता है। लेकिन ये अभी तक चल रहा है तो नहीं। हालांकि बीच बीच में कुछ ऐसे राष्ट्रवादी, अल्ट्रा राष्ट्रवादी पॉलिटिकल पार्टीज पैदा होते हैं जो कहते हैं इस डच भाषा को अलग करके एक दूसरा राज्य बनाया जाए। इसकी डोमिनेंस है क्योंकि डच का पार्ट रहा है ये बहुत वर्षों, तो डच भाषी डोमिनेंस है, लेकिन ये पूरा नियंत्रित नहीं करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि राष्ट्रीय राज्य जो होते हैं वो स्थायी होते हैं, लेकिन ऐसे भी उदाहरण हैं जिनमें राष्ट्र अलग अलग होते हुए भी राज्य स्थायी है। जिसमें मैंने उदाहरण दिया, सामान्यतः राष्ट्र जो है वो राज्य में परिणित हो जाते हैं, जब दोनों मिल जाते हैं तब उनका स्थायित्व बढ़ता है। चलो ये तो इसके बारे में बात हुई। हम बात कर रहे थे राजनीतिक सिद्धांत की। तो राजनीतिक सिद्धांत जो है उसमें राष्ट्रीय राज्य के आने के बाद और उसके स्थायित्व को प्राप्त करने के बाद 19वीं शताब्दी के अंदर हम कह सकते हैं नए मुद्दे पैदा हुए। वो जो मुद्दे थे पहले कि एक नैतिक आदर्श को प्राप्त करना है, वो मुद्दा तो गौण होने लगा और उसकी जगह आने लगे क्या कि व्यक्ति, चूंकि राष्ट्रीय राज्य बन गया था तो इससे क्या है, एक तो राज्य क्या होता है, एक राज्य की विशेषताएं क्या होती है, सॉवरेंटी, फिर नागरिकता, क्योंकि व्यक्ति आ गया इसमें, व्यक्ति और राज्य अलग अलग हो गए। व्यक्ति राज्य में संबंध कैसे हैं, तो राज्य क्या है, संप्रभुता क्या है, नागरिकता क्या है, अधिकार क्या है, स्वतंत्रता क्या है, न्याय क्या होता है, वगैरह वगैरह। यानी वो सारे उदाहरण हैं जो व्यक्ति और राज्य को संबंध को निरूपित करती है, बताती है। उन सब को महत्व दिया जाने लगा राजनीतिक सिद्धांत में। तो राजनीतिक सिद्धांत के मुद्दे ये बनने लगे। तीसरा फेज जो आता है वो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक सिद्धांत के मुद्दे परिवर्तित हो गए।
क्या परिवर्तित हुए? अब जैसा मैंने पहले भी बताया था, राजनीति को परिभाषित करते समय राजनीति की परिभाषा भी राज्य से बाहर हो गई, और राज्य से बाहर होने के कारण से उसके मुद्दे जो है राजनीति के वो मुद्दे भी अलग हो गए। तो अब राज्य संप्रभुता अधिकार वगैरह की बजाय नई अवधारणाएं सामने आ गई, जैसे राजनीतिक संस्कृति, जैसे राजनीतिक विकास, जैसे राजनीतिक व्यवस्था वगैरह, क्योंकि बहुत से नए राष्ट्र पैदा हो गए, नए थर्ड वर्ल्ड जिसे हम कहते हैं दुनिया सामने आ गई थी। तो उसमें ये नई चीज़ें सामने आई, जिसके कारण से विश्व युद्ध के बाद में ये मुद्दे महत्वपूर्ण होने लगे। चौथा मुद्दा जो इसके बाद में आता है वो आता है समकालीन, जिसे हम कहते हैं समकालीन। समकालीन के अंतर्गत यानी 21वीं शताब्दी। इक्कीसवीं शताब्दी में फोर्थ फेज आता है, जो आज कल चल रहा है। इसमें जिन बातों पर ज़्यादा मुद्दा होता है वो है जेंडर, पर्यावरण, अस्मिता और समुदाय। इन मुद्दों पर राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण होने लगा, इनको महत्व माना जा रहा है। तो यानी आज की हमने बात करी है कि राजनीतिक सिद्धांत के मुद्दे क्या हैं, और मुद्दों की हम बात करें तो अलग अलग फेज में अलग अलग प्रकार के मुद्दे रहे। क्लियर? चलिए, थैंक यू।